पिछले कुछ दिनों से रूपा अपनी सास बबीता से बहुत ही ज्यादा उखड़ी उखड़ी सी रहा करती थी। वैसे तो सास बहू में हर छोटी मोटी बात पर नोकझोंक हुआ करती थी, पर अब रूपा अपनी सास से किसी न किसी चीज को लेकर सीधा बात करना ही बंद कर दिया करती थी। ऐसे ही एक सुबह सास बड़ी देर से चाय का इंतजार कर रही होती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे बहू, सुनती है? अरे चाय दे दे। अरे कहाँ रह गई बहू तू? अब तक चाय नहीं दी तूने मुझे। आजकल देख रही हूँ कि बहुत उखड़ी उखड़ी रहती है तू। हुआ क्या है तुझे? आ भी जा बहू चाय लेकर अब तो। बेचारी सास खुद ही शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद रूपा चाय लेकर आती है और अपनी सास को देते हुए बोलती है। ये रही आपकी चाय। और हाँ सासू माँ, सुबह सुबह ऐसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। अरे मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी अपना काम देखना होता है। जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अरे बहू, क्या हो गया? तुझे कोई परेशानी है क्या? मैं देख रही हूँ तू कुछ दिनों से बहुत नाराज है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे बता दे। अरे मुझे पता होगा, तभी तो मैं तेरी नाराजगी दूर करूंगी। अरे सासू माँ आप रहने दो, आपके बस की कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज नजर आती है। अरे पराए घर से जो आई है, एक बार भी अपनी बहू को बेटी नहीं समझती। तभी तो सास को अपनी बहू की छोटी मोटी खुशियाँ या फिर उसकी छोटी मोटी जरूरतें याद नहीं रहती। खैर, बात को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बहू, तेरी बातों से तो साफ साफ पता चल रहा है कि तू किसी न किसी बात को लेकर नाराज है। और जब तक तू अपनी नाराजगी का कारण नहीं बताएगी, तब तक मैं तेरी नाराजगी कैसे दूर करूंगी? और बहू, अपने मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए, बता देनी चाहिए, वरना रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब अगर रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। जैसे लोगों को मेरी परवाह नहीं है, ठीक वैसे ही मुझे ना तो रिश्तों की परवाह है और ना ही लोगों की। ये रही आपकी चाय और मैं जा रही हूँ अपना बाकी का काम निपटाने। बहू की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी सास से बहुत नाराज है, लेकिन किस बात पर, ये कहानी तो आगे पता लगेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक शाम जब बबीता की सहेली मधु बबीता के घर आती है तो मधु बोलती है। अरे बबीता, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई थी कि हमारी सोसाइटी की कुछ औरतें ना मिलकर टूर पे जा रही हैं। अगर तू और तेरी बहू जाना चाहे तो तैयार हो जाना और मुझे बता देना, ताकि मैं तुम्हारा नाम लिखवा दूँ वहाँ जाके, और तुम भी हमारे साथ टूर पे चल सको। बहुत मजा आएगा सबके साथ बाहर जाने में। घूमने की बात सुनकर बबीता बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद टूर की बात सुनकर बहू भी बहुत खुश हो जाए। एक काम करती हूँ, बहू को बुला लेती हूँ और उसे टूर के बारे में बता देती हूँ, ताकि वो खुश हो जाए। ऐसे ही सोचकर बबीता अपनी बहू को अपने पास बुलाती है और बोलती है। रूपा बहू, मधु आंटी कह रही हैं कि हमारी सोसाइटी में कुछ औरतें मिलकर टूर पर जा रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ चल। बहुत मजा आएगा साथ में घूमने में। अरे सासू माँ रहने दो आप, मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे भी मेरे पास घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। घूमने की फुर्सत तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है। हमारे पास तो खुद को 2 वक्त की रोटी खिलाने का भी टाइम नहीं है। अगर आपको घूमना है तो आप जाओ। अरे बहू, तू टेंशन क्यों लेती है? एक दिन की ही तो बात है। एक दिन दोनों सास बहू मिलकर घर का सारा काम निपटा लेना और जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो तुम दोनों हमारे साथ घूमने चल सकती हो और मजा भी बहुत आएगा। आंटी जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आंटी, मैं सच में नहीं जाना चाहती। और वैसे भी जो मजा अपनी माँ के साथ घूमने में आता था ना, वो सास के साथ कहाँ ही आने वाला। अगर साथ में मेरी माँ होती तो शायद उन्हें मेरी हर एक चीज याद होती। रूपा, तू कहना क्या चाहती है? आखिर ऐसा क्या है जो मैं भूल गई हूँ और मुझे याद नहीं है, जिसकी वजह से तू मुझसे नाराज है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि नाराजगी को अपने मन में ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, लेकिन नहीं, हर वक्त तुझे अपनी ही मर्जी करनी होती है। देखो सासू माँ,
मुझे आपसे किसी भी बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर आपको बाहर जाना है तो आप जाओ, लेकिन मुझे साथ ले जाने की जिद मत करो। रूपा मधु के सामने ही सास को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रूपा के इस व्यवहार से सास का मुंह बन जाता है। तभी मधु बोलती है, बबीता क्या हो गया है तेरी बहू को? रूपा तो ऐसी नहीं थी, लेकिन एकदम से अचानक उसका बिहेव ऐसा बदल क्यों रहा है? मुझे तो हैरानी हो रही है। जरूर कोई ना कोई बात है और तेरी बहू ना तुझसे नाराज है शायद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सास और रूपा का पति विशाल दोनों अपना सारा सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोनों को पैकिंग करता देख रूपा बोलती है, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? और इतना सारा सामान पैक करने की क्या जरूरत है? बहू, मैं और विशाल कल गांव जा रहे हैं। रात को फोन आया था, जमीन को लेकर कुछ बात हो गई है। इस वजह से मुझे और विशाल को गांव जाना पड़ रहा है और जब तक हम दोनों वापस नहीं आते तब तक यहाँ पर सब कुछ तुझे ही संभालना है। इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? और कल क्या है? आप दोनों में से किसी को याद तक नहीं है क्या? कल क्या है ये तो याद नहीं मुझे, लेकिन अभी गांव जाना बहुत जरूरी है। ये प्रॉपर्टी की बात है और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ ठीक कह रही है रूपा, हमें जाना ही पड़ेगा और हमारे जाने का समय हो चुका है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अगर कुछ जरूरत हो तो ले लेना। ना बोलकर दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों के जाते ही रूपा रोने लगती है। किसी को याद नहीं है कि कल मेरा जन्मदिन है। सबको सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब दिखाई देता है। शादी से पहले मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन को बहुत खास बनाया था, लेकिन पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा जन्मदिन किसी को याद नहीं है और ना ही मेरे ससुराल वालों ने मेरे जन्मदिन के मौके को खास बनाने की कोशिश की। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी, अपना काम, बस इन लोगों को यही दिखाई दे रहा है। बेचारी रूपा रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही रात के 2 बजे रूपा के घर में चोर घुस जाते हैं और खटपट की आवाज से रूपा की आंख खुल जाती है। रूपा दबे पांव अपने कमरे से बाहर आती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। तभी रूपा को दिखाई देता है कि कुछ लोग रूपा के घर में घुस गए हैं। लगता है घर में चोर घुस गए हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे संभालूं ये सब? कहीं ऐसा ना हो कि चोर घर में चोरी करने के साथ साथ मुझे भी मार दे। हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। रूपा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी अचानक से रूपा के सामने एक आदमी आता है। अंधेरे में रूपा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी रूपा को पकड़कर नीचे की ओर ले जाता है। रूपा जोर जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक से पूरे घर की लाइट ऑन हो जाती है। लाइट ऑन होते ही रूपा देखती है कि सारा घर बहुत अच्छे से सजा हुआ है और सब लोग तालियां बजाकर जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। ये देखकर रूपा हैरान हो जाती है। ऐसा सरप्राइज पाकर रूपा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सब क्या है? और बर्थडे का ऐसा सरप्राइज कौन देता है? अरे मैं देती हूँ बेटी। क्यों बहू, तुझे पसंद नहीं आया है क्या? अरे तू मेरी बेटी जैसी है। और बहू, जन्मदिन मुबारक हो। सासू माँ, आपको मेरा जन्मदिन याद था? इसका मतलब ये है कि आप ये सब ड्रामा कर रही थी। और क्या बहू, ससुराल में तेरा पहला जन्मदिन है। तुझे क्या लगता है मैं या विशाल तेरा जन्मदिन भूल जाएंगे? अरे ऐसा कभी नहीं होगा बहू, तू मेरी घर की लक्ष्मी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में कभी कभी नोकझोंक हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तेरा जन्मदिन भूल जाऊंगी। सासू माँ, ऐसा सरप्राइज पाकर तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे मन में जो नाराजगी थी वो भी अपने आप खत्म हो गई। और मैं नाराज भी इसी वजह से थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप लोगों को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं है। सासू माँ के सरप्राइज से बहू की नाराजगी तुरंत दूर हो जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी मिलकर रूपा का जन्मदिन मनाता है। चंदनपुर नाम के गांव में हरिया अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। एक बार जब हरिया की बेटी राधा का जन्मदिन होता है
बताओ राधा बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज तुम जो खाने के लिए बोलोगी ना, हम तुम्हें वही खिलाएंगे। बताओ क्या खाना है तुम्हें? पापा, मुझे यहाँ कुछ नहीं खाना। वो उस दिन आप बुढ़िया आंटी के ढाबे से खाना लेकर आए थे ना एक बार, आज भी आप वहीं लेकर चलो ना मुझे वहीं पर खाना खाना है। अच्छा, तो आज मेरी गुड़िया रानी को बाहर का खाना खाना है? जी पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलो ना, हम वहीं पर खाना खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हारी माँ को बुला लेता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे। ठीक है पापा। हरिया अपनी पत्नी सलोनी को बुलाता है। अरे सलोनी, आज राधा का जन्मदिन है और राधा ने मुझसे कहा है मैं उसे बाहर ले चलूं खाना खाने के लिए, तो तुम भी हमारे साथ चलो। ये तो छोटी बच्ची है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना। इस पूरे गांव में बस आपका ही खाने का ढाबा है, और वहाँ भी वो बुढ़िया मिलावट करती रहती है। बच्चे की इस जिद को मना भी कर सकते थे आप तो। बिटिया का बहुत मन है, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? वैसे भी हम वहाँ रोज रोज थोड़ी जाते हैं। चलो तुम इतना गुस्सा मत करो, आज चलते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं जाएंगे। हरिया अपनी पत्नी को गायत्री के ढाबे में जाने के लिए मना लेता है। कुछ देर तो वो तीनों ढाबे के लिए निकल जाते हैं। सुनिए जी, एक दाल मखनी और 8 रोटियां दे दीजिएगा। जी अभी लाती हूँ। गायत्री उनके लिए जल्दी से दाल मखनी लाती है। दाल बिल्कुल पानी थी और रोटियां बिल्कुल ही पतली। अरे खाने में मिलावट अब तो बंद कर दो। एक टांग कब्र में है, लेकिन अब भी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो आप। यहाँ एक बच्ची अपना जन्मदिन बनाने आई और आप उसे ये खिला रही हैं। मेरे यहाँ पर तो यही मिलेगा, खाना है तो खाओ, वरना जो बनवाया है उसके पैसे दो और जाओ यहाँ से। देख लिया अपनी बच्ची की बेकार जिद को मानने का नतीजा। यहाँ पैसे भी दो और खाने को ये मिले। अरे इससे तो अच्छा है इंसान भूखा ही रह जाए। काकी, आप बहुत मिलावट कर रही हो। हम आपको सालों से जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते, लेकिन धीरे धीरे आपका खाना बेस्वाद होता जा रहा है और ये खाना आप जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी यहाँ किसी को बुलाया था। एक तो खुद मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं, फिर मेरे ही खाने में कमी भी निकालते हैं। नहीं, हमें नहीं खाना यहाँ का कोई खाना, और ना ही हम कोई पैसे देंगे। अरे ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे? मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे पैसे नहीं देते हो। गायत्री कुछ गुंडों को बुलाती है और जबरदस्ती उनसे पैसे निकलवा लेती है। गांव के इस मिलावटी खाने से पूरा गांव परेशान था। कुछ दिनों बाद सलोनी राशन लेने के लिए आती है। अरे भैया, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो दाल देना। माफ करना बहन जी, लेकिन राशन पूरा खत्म हो चुका है। क्या बात है, गांव की सभी दुकानों में मैं जा चुकी और हर कोई यही कह रहा है कि राशन खत्म हो गया। एक साथ सभी दुकान का राशन कैसे खत्म हो सकता है? बहन जी, हमारा काम तो बेचना है। और एक बूढ़ी औरत आई थी जिसका गांव में ढाबा है, उसने ही पूरा राशन ले लिया। मेरी दुकान का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की दुकान का। ये क्या, ये मिलावटी औरत ने गांव की दुकानों का भी राशन ले लिया। अब हम लोग अपने घर के लिए राशन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? वैसे उनसे मेरी जितनी भी बात हुई है, उससे यही पता चला है कि अब वो सारा खाना अपने ढाबे पर ही बनाएगी, जिससे गांव के लोगों को मजबूरी में ही मगर उनके ढाबे पर आना पड़ेगा। ये अपनी काली करतूतों को नहीं बदलने वाली। एक तो इसके ढाबे में सारा खाना मिलावट का होता है, ऊपर से पैसे ज्यादा लेती है। अगर ये ऐसे ही करती रही तो हम गांव वालों का क्या होगा? गायत्री अपनी चालाकी से गांव की दुकानों से ही पूरा राशन खरीद लेती, जिससे गांव वालों को राशन ना मिल पाए और फिर उसमें मिलावट करके अपने ढाबे पर बेचा करती। कुछ दिनों बाद गायत्री की काफी अच्छी कमाई होती है। अरे वाह, गांव के लोगों को तो मूर्ख बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। गांव का सारा राशन ही जब मेरे ढाबे पे होगा तो गांव वालों को यहाँ आना ही पड़ेगा, जिसके बाद तो मेरी ऊंची दुकान और फीके पकवान में से धीरे धीरे और भी ज्यादा माला माल हो जाऊंगी मैं।
गायत्री अपने फायदे के लिए गांव वालों को परेशान करती। गांव वाले भी मासूम थे जो गायत्री की चाल में आ जाते और गायत्री के ढाबे पर ज्यादा पैसों का मिलावटी खाना खाते। ऐसे ही कई दिन गुजर रहे थे और यही सब चल रहा था। गांव वाले भी काफी परेशान होने लगे थे। कुछ दिनों बाद आधी रात को राधा को भूख लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया था और रात में भी कुछ नहीं बना। क्या आप मुझे बिना कुछ खाए ही सोने दोगी? मुझे बिना खाए ही सोना पड़ेगा क्या? नहीं मेरी बच्ची, तू भूखी क्यों सोएगी? मैं हूँ ना, तेरी माँ तेरे साथ है। मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। माँ, मुझे पता है कि घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं है, और जब घर में कुछ खाने पीने का है ही नहीं तो आप मेरे लिए कैसे कुछ बना सकती हो? तो परेशान क्यों हो रही है बेटा? जब मैं तुझे बोल रही हूँ तो तू मेरी बात मानना। ठीक है माँ। राधा अपनी बेटी को तसल्ली देकर बाहर खाने की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी दुकान चौराहे पर कुछ नहीं मिलता। कुछ ना मिलने पर सलोनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उदास मुंह लेकर घर वापस आती है। माँ, आपको भी कुछ खाने का नहीं मिला ना? मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे पता है कि मैं तेरे पिता जैसी अच्छी नहीं हूँ जो हर वक्त तुझे समझा सकूं, लेकिन मैं तेरे पापा से कम मेहनती नहीं हूँ। हाँ माँ, आप मुझे इतना क्यों समझा रही हो? मुझे अच्छे से पता है आप मुझे बहुत प्यार करती हो और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दोगे। लेकिन वो ढाबे वाली आंटी बहुत बुरी है। उनकी वजह से पूरे गांव वाले परेशान हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो आपसे बड़े हैं ना, और अपने से बड़ों से कोई ऐसा बोलता है क्या? ये आदत बहुत बुरी है, जल्दी सुधारो इसको। माँ, लेकिन मैंने गलत क्या बोला? उन आंटी की वजह से ही तो हमें इतना महंगा और मिलावटी वाला खाना खाना पड़ा ना। बेटा, हर कोई अपने फायदे के लिए ही सोचता है, और अपने फायदे के लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे फायदे के चक्कर में कभी किसी को नुकसान ना पहुंचे। और वो आंटी जो कर रही है ना, उससे तो गांव में हर किसी को परेशानी होती है, तो उन्हें सजा कौन देगा माँ? उन्हें भी तो अपनी गलती का पता होना चाहिए ना। बेटा, इसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? हर किसी को उसकी गलती की सजा मिलती है, वैसे ही गायत्री को मिलेगी। अब तुम इस बारे में इतना मत सोचो, और मैं उन आंटी के पास ही खाना लेने जा रही हूँ अब। सलोनी अपनी बेटी को समझाने के बाद गायत्री के ढाबे पर जाती है और उसे खाना लाकर अपनी बेटी को खिलाती है। गांव वालों को ऐसे परेशान देखने के बाद भी गायत्री पर कोई असर नहीं होता, बल्कि अब तो गायत्री को और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। कुछ दिनों बाद गायत्री के ढाबे के बाहर काफी भीड़ जमा होती है, जहाँ सलोनी भी जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया है अब तक मैं आपको उन सब के पैसे दे दूंगी। बस मुझे गिरफ्तार मत करो, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। अरे गायत्री काकी, ये क्या हुआ? और ये लोग आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये लोग शहर से आए हैं। मेरे मिलावटी खाने की वजह से एक बच्चे का देहांत हो गया, इसीलिए अब मुझे ये पकड़ने आए हैं। मैंने बस लालच में आकर मिलावट का खाना बेचा और गांव का सारा राशन भी इसीलिए खरीद लिया ताकि गांव वालों के पास मेरे ढाबे से खाना खाने के सिवा कोई चारा ना रहे। देख लिया गायत्री काकी, आपके बुरे कर्मों का नतीजा। जिस धन को आप ऐसे छल और कपट से जमा कर रही थी, आज उसी धन की वजह से आपको जेल जाना पड़ रहा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे कहीं मत लेकर जाइए। गायत्री रोती रहती है, लेकिन कोई भी गायत्री की एक नहीं सुनता और पुलिस भी उसे जेल लेकर चली जाती है। बहू, अरे ओ बहू, चाय बनाई कि नहीं? अरे बहरी हो गई है क्या? अरे माँ, आपकी बहू का तो पता नहीं, आपका बेटा जरूर बहरा हो जाएगा। तुझे नहीं बुलाया था मैंने, और बहू कहाँ है? इतनी सुबह कहाँ होगी माँ? डिस्को तो जाएगी नहीं, मंदिर गई है, आ जाएगी।
आप ही ना सुबह होते ही बहू का नाम का जाप करने लगते हो। माँ बेटे की बातें चली रही होती हैं, तभी बाहर से गुनगुनाती हुई उसकी बहू शमिता घर आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, उठ गई आप? मैं तो उठ गई, लेकिन तू ऐसे हाथ डुलाती कहाँ से आ रही है? तू तो मंदिर गई थी ना? हाँ मम्मी जी, गई तो थी। क्यों, नहीं जाना चाहिए था क्या? अरे मंदिर गई थी या टहलने, जो ऐसे मुंह उठाकर चली गई? पूजा की थाली कहाँ है तेरी? पूजा की थाली? वो तो मैं ले जाना ही भूल गई मम्मी जी। मंदिर पहुंचने के बाद सबकी थाली देखकर याद आया, तो अब वापस थाली लेने नहीं जा सकती थी, इसलिए ऐसे ही दर्शन करके चली आई। वाह भाई वाह, थाली भूल गई बहू। तेरा ध्यान कहाँ रहता है, जो छोटी छोटी बातें भूल जाती है तू। ओफो मम्मी जी, भूल गई तो भूल गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे कहाँ जा रही हो? रसोई में चाय बनाने। क्यों, नहीं बनानी क्या? लेकिन रसोई तो इधर है, उधर तो कमरा है। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, अभी थोड़ी देर में चाय लाती हूँ। देखियो, बहू कहीं चाय में चाय पत्ती ही डालना ना भूल जाए। अलका की बहू शमिता अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाया करती थी, जिसके चलते घर वालों को कभी कभी फीकी चाय मिलती तो कभी बिना प्लेट के खाना। अब बात एक रोज की है। दोपहर के समय टीवी देखते हुए शमिता की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद उसके घर पर उसके देवर आतिश को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं। अलका उनकी खातिरदारी कर रही होती है, तो दूसरी तरफ शमिता की आंख खुलती है तो वो अंगड़ाई लेते हुए हॉल में आ जाती है। मम्मी जी, बाथरूम में कोई है तो नहीं? सुबह के काम के चक्कर में आपने नहाने भी नहीं दिया। बहू, घर में मेहमान आए हैं, तू कहाँ थी? मेहमान? मम्मी जी, ये लोग आपके मायके से आए हैं क्या? इनके लिए आपने मुझसे मजदूरी करवाई थी? ये मेरी पत्नी है और आतिश की भाभी। आप लोग बात कीजिए, हम कुछ खाने को लेकर आते हैं। अरे इतना सब कुछ तो पड़ा है, ये क्या कम पड़ रहा है इन लोगों के लिए? मेहमान उसे हैरानी से देखने लगते हैं, तो बड़बड़ाती शमिता को रौनक वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जब मेहमान चले जाते हैं तो अलका अपनी बहू को घूर कर देखती है। सुबह ही बताया था ना तुझे कि आतिश को देखने के लिए लोग आएंगे। बताया होगा, लेकिन मैं तो भूल गई ना मम्मी जी, अब इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, ये बात भूल गई थी तो कमरे से बाहर आना भी भूल जाती ना। बाहर आने की क्या ही जरूरत थी। अब बताओ क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि मैं अपनी बहू को ऐसे रखती हूँ तो उनकी बेटी को कैसे रखूंगी। भाभी, मैं तो कहता हूँ आप बादाम खाना शुरू कर दो। माँ का थोड़ा पैसा खर्चा हो जाएगा, लेकिन आपकी भूलने की बीमारी ये तो दूर हो जाएगी। माँ, आप जाने दो ना। वो लोग हमारे आतिश का रिश्ता मना थोड़ी कर देंगे, और कर भी देंगे तो हम दूसरा देख लेंगे। हाँ, बस ऐसे ही बात को टालते रहा कर बेटा तू। मैं बता रही हूँ, बहू के भूलने की बीमारी कहीं हम पर भारी न पड़े। अब अगले ही दिन अपने बेटे के कहने पर अलका अपनी बहू को 2 पैकेट बादाम लाकर पकड़ाती है, लेकिन जब खाने की बारी आती तो बादाम कहाँ रखे थे ये बात शमिता भूल जाती है। एक सुबह रौनक अपनी टाई ढूंढने के लिए अलमारी में कपड़ों के बीच देखता है तो उसे बादाम के पैकेट नजर आते हैं। शमिता, शमिता, हाँ कहिए, क्या हुआ? ये बादाम तुमने अलमारी में क्यों रखा है? ये अलमारी में रखे थे? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा हुआ कि आपने ढूंढ दिए। शमिता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भूलने की कुछ ज्यादा ही बीमारी हो गई है? अरे माँ ने तुम्हें खाने के लिए कहा था और तुम अलमारी में रख के गहनों के साथ संभाल रही हो। मैं क्या करूँ, कितना याद रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन याद ही नहीं रहता। खैर, आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ऑफिस जाने के लिए। ऑफिस जाता हूँ यार मैं, ये भी भूल गई तुम? वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही पूछ लिया था मैंने तो बस। आप भी ना, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। तभी शमिता वहाँ से चली जाती है। अब धीरे धीरे शमिता की भूलने की आदत ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते एक दिन शमिता कुकर में छोले डालना ही भूल जाती है और खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती है, जिससे कुछ देर बाद घर में जलने की बदबू आती है और अलका रसोई में जाकर देखती है कि पूरा कुकर काला पड़ चुका है। तभी वो जल्दी से गैस बंद कर देती है। तभी वो गुस्से में चिल्लाती है, बहू, अरे कहाँ मर गई, इधर आ। माँ, ये कुकर काला कैसे पड़ गया? ये अपनी इस भुलक्कड़ भाभी से पूछ जो खाली कुकर गैस पर चढ़ाकर भूल गई। अरे वो तो इस उम्र में भी मेरी नाक तेज है जो मैंने आकर गैस बंद कर दिया, वरना तो कुछ देर में धमाका होता तो पूरा मोहल्ला हमारे मरने का शौक मनाता। शमिता, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम्हारी याददाश्त में जंग लग गया है क्या?
अरे खाली कुकर कौन चलाता है गैस पे? अब मैं भूल गई तो क्या करूं? जानबूझकर तो नहीं किया ना मैंने। अरे बहू, जवानी में तू इतनी भुलक्कड़ है तो मेरी उम्र में आकर तेरा क्या हाल होगा। एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। तुझे यहाँ देखूंगी तो मेरा खून खौलेगा। अब सास के कहने पर शमिता अगले ही दिन अपने मायके चली जाती है। उसे अचानक घर आया देखकर उसकी माँ हैरानी से पूछती है, शमिता, तू आज यहाँ, दामाद जी नहीं आए? माँ वो क्यों आएंगे? मेरा मायका है, मैं ही आऊंगी ना। और माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो जल्दी से। अरे आने से पहले मुझे फोन कर देती तो मैं कुछ बना कर रखती। वैसे क्या बात है, बता तो सही। क्या बात थी, याद क्यों नहीं आ रही मुझे? माँ बस आपकी याद आ रही थी इसलिए चली आई, नहीं आ सकती थी क्या? हाँ तो ऐसा बोल ना। तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ। मंजली शमिता से आगे कुछ नहीं पूछती। अब शमिता अपने मायके में आराम से रहने लगती है और 5 महीने बीत जाते हैं। ना वो अपने ससुराल वालों से बात करती है, ना ही उसके ससुराल से किसी का फोन आता है। इसलिए एक रोज शमिता खुद ही अपनी सास को फोन करती है। मम्मी जी कैसी हो आप? मम्मी जी? कौन मम्मी जी? किसकी मम्मी जी? मैं शमिता बोल रही हूँ मम्मी जी। 5 महीने से मायके में हूँ, आप मुझसे मिलने भी नहीं आई। अरे बहू तू है? बताओ, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी कोई बहू भी है। और वैसे भी तू मायके में है, अपने अस्पताल में थोड़ी जो तुझसे मिलने आऊं। नमस्ते समधन जी, आप सब ठीक तो है ना? आपको आपकी बहू की कमी महसूस नहीं होती क्या? अलका जब बात मंजली को बताती है, उसे सुनकर वो शमिता को हैरानी से देखती रह जाती है। तुझे तेरी सास ने गुस्से में मायके भेजा और तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? अच्छा, माँ जी ने मुझे मायके भेजा था, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, और अब तेरे ससुराल वाले तुझे वापस ले जाना भूल गए हैं क्या? हे भगवान, कौन सी भूलने की बीमारी लग गई है तुझे? अगर तूने मुझे कुछ समय पहले ये बात बता दिया होता तो मैं तुझे 5 महीने यहाँ गुजारने नहीं देती। तो क्या मैं कभी ससुराल नहीं जा पाऊंगी? नहीं नहीं माँ, मुझे अपने ससुराल वापस जाना है, कुछ करो माँ। अब शमिता को एहसास होता है कि उसके भूलने की बीमारी के कारण वो अपने परिवार से ही दूर हो गई है। तो वो अगले दिन अपनी माँ के साथ अपने ससुराल पहुँचती है। 5 महीने बाद अपनी पत्नी को देखकर रौनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मी जी, भूलने की बीमारी मुझे है और आप अपनी बहू को ही भूल गई। भले ही मैं बातें भूलती हूँ, लेकिन अपने परिवार को भला कैसे भूल सकती हूँ? बहू, गुस्से में मैंने तुझे मायके जाने को कहा और तू चली भी गई। अरे एक बार तो कुछ कहती। मम्मी जी, अब मैं ये योगा करूँगी, बातें लिख कर रखूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि भूलने की बीमारी को खत्म कर सकूं। अब अलका अपनी बहू को गले लगा लेती है और धीरे धीरे योगा और प्राणायाम करके अपनी इस भूलने की आदत को कम करने की कोशिश भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।